धृति उसी तरह मिट्टी से सने हुए कपड़ों में और पूरे घर में घूमने लगी, कभी सोफे पर तो कभी डाइनिंग टेबल पर तो कभी कारपेट पर। इन सब के बाद बारी थी अरुण के कमरे की। देर बाद एक ब्लैक मर्सिडीज रॉयल मैंशन के आगे रुकी और उस मर्सिडीज से अरुण बाहर आया। जैसे ही वो बंगले के अंदर गया और घर की हालत देखकर वो दंग रह गया, और जब रूम में पहुंचा अपने रूम की हालत देखकर गुस्से में चिल्लाया, धृति, व्हाट नॉनसेंस, ये क्या कर दिया तुमने? पूरे कमरे की हालत धृति ने खराब कर दी थी। रूम का नक्शा किसी कूड़ेदान से कम नहीं था। खिड़की के पर्दे, सोफा, कारपेट, बेड की चादर, धृति ने सबको बिगाड़ के रख दिया था। उसे यूं गुस्सा करते देख धृति ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, होली है, मैं तो बस गार्डन में गई थी, लेकिन वहाँ फिसल कर गिर पड़ी और ये कीचड़ मेरे कपड़ों में लग गया, और फिर इस भारी लहंगे ने पूरे कमरे की हालत खराब कर दी। कोई बात नहीं, मैं अभी साफ सफाई कर देती हूँ। ये कहकर वो फिर से कमरे में घूमने लगी और उसके लहंगे से फिर से कमरा गंदा होने लगा। तो अरुण ने राजकुमार को चिल्लाते हुए बुलाया, राजकुमार, राजकुमार। धृति ने भी उसकी नकल करते हुए कहा, राजकुमार भैया, राजकुमार भैया, शहंशाह बुला रहे हैं। उसके ऐसा करने पर अरुण ने उसे घूर कर देखा तो उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, क्या हमने क्या किया, हम तो बस बुला रहे थे। अब वहाँ राजकुमार आ जाता है और पूरे कमरे की हालत देखकर वो भी हैरान रह जाता है। तो अरुण गुस्से गुस्से में कहता है, अभी के अभी पूरे रूम को अच्छे से क्लीन करो, 2 घंटे के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर राजकुमार घबराते हुए कहता है, साहब, सारे नौकरों को तो कल आपने नौकरी से निकाल दिया है और सिर्फ हम ही बचे हैं, हम इतना काम अकेले कैसे करेंगे? उसकी बात सुनकर धृति ने भी कहा, कोई बात नहीं, हम करेंगे आपकी मदद साफ सफाई में। ये कहकर वो अरुण के चंगुल से निकलकर फिर से बेड पर चली गई साफ सफाई करने। तो इस बार अरुण ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और गुस्से में राजकुमार से कहा, ये मेरी नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं अभी मैडम को लेकर शॉपिंग पर जा रहा हूँ, हम 2-3 घंटे बाद लौटेंगे, तब तक साफ हो जाना चाहिए और नए नौकरों को काम पर रख लो। ये कहकर वो धृति को अपनी गोद में उठाकर ले जाने लगा। इन सब में धृति की हालत बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि उसे बहुत हंसी आ रही थी और वो हंस भी नहीं पा रही थी। अरुण ने धृति को कार में लाकर पटका और खुद आकर कार ड्राइव करने लगा। वो उस टाइम बहुत क्यूट लग रहा था, जैसे कोई रूठा हुआ बच्चा, और उसे देखकर धृति को तो बहुत हंसी आ रही थी। पर बेचारी मजबूर धृति अरुण के सामने भला हंसे कैसे? पर धृति ने खुद को कंट्रोल कर लिया। पर थोड़ी देर बाद वो रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब अरुण ने उसे रोता हुआ देखा तो उसने अपनी कार बीच सड़क में ही रोक दी और धृति के आंसू को पोंछते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैंने माफ किया तुम्हें। उसकी बात सुनकर धृति ने जोर जोर से अपना छोटा सा सिर ना में हिला दिया। तो अरुण ने फिर पूछा, तो तुम्हें मेरी माफी नहीं चाहिए? उसकी बात पर धृति ने फिर से अपना सिर ना में हिला दिया। उसके ऐसा करने पर अरुण ने उसे घूर कर देखा तो धृति ने तुरंत किसी गुड़िया के जैसे अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसकी इस क्यूट सी हरकत पर अरुण के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। तो उसने धृति के गाल पर अपना हाथ रखते हुए प्यार से पूछा, तो बताओ क्यों रो रही हो? उसकी बात सुनकर धृति ने अपना चेहरा रोतलू सा बनाकर कहा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। उसकी ये बात सुनकर अरुण को याद आया कि धृति ने तो कल से कुछ भी नहीं खाया है, वो कल से भूखी है। उसे इस टाइम राजकुमार पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था और उससे भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसे खुद पर, क्योंकि अभी वो लोग जिस जगह पर थे उस जगह पर खाने की एक भी चीज नहीं मिलती थी। ये देखकर अरुण ने धृति से कहा, यहाँ पर खाने पीने की एक भी स्टॉल नहीं है, हम लोग मॉल के रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खा लेंगे। उसकी बात सुनकर धृति ने भी अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई, पर उसे भी खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला तो वो मायूस हो गई। पर तभी उसे सड़क के उस पार एक कॉटन कैंडी स्टॉल दिखाई दी, जहां एक इंसान कॉटन कैंडी बेच रहा था। उसे देखते ही धृति ने जिद की कि उसे कॉटन कैंडी खानी है। तो अरुण ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, ये सब ऊट पटांग खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, न जाने इसमें कितने सारे जर्म्स होंगे। उसकी बात सुनकर धृति मुंह बनाते हुए खुद से कहने लगी, तू भी ना धृति, किससे कह रही है? ओसीडी के पेशेंट से, जिसे कोई कह दे कि हवा में भी वायरस है तो ये सांस भी लेना छोड़ दे। पर हमारी धृति कहाँ मानने वालों में से थी, वो भी जिद पर अड़ गई कि कॉटन कैंडी खानी है तो खानी है, अगर नहीं मिली तो वो यहीं पर ही धरना बोल देगी। पर अरुण भी कहाँ मानने वालों में से था, उसने भी कहा नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। पर धृति शांत रहने वालों में से थोड़ी थी, वो भी कार के अंदर जोर जोर से चिल्लाने लगी, हमें भूख लगी, हमारे पेट में चूहों ने सुसाइड कर लिया है और हमारे पति हमें कुछ खाने को नहीं दे रहे हैं। हे दुनिया वालों, आज एक बेचारी लड़की भूख के कारण अपनी जान दे रही है। उसकी इस नौटंकी को देखकर कार के आसपास लोग इकट्ठा होने लगे। तो आखिर में अरुण को उसके लिए कॉटन कैंडी लाने जाना ही पड़ा। उसने 2 कॉटन कैंडी खरीदी और कार में आकर धृति के हाथ में थमा दी। धृति भी किसी छोटे बच्चे की तरह खाने लगी। उसे यूं कॉटन कैंडी खाते देख अरुण उसे ही देख रहा था। तो धृति ने कहा, आप भी खाओ ना, बड़ी टेस्टी हो रही है। अरुण बोला,
नहीं, मैं ये सब ऊटपटांग चीजें नहीं खाता। अरुण ने कहा तो धृति ने कहा ओके कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। ये कहकर वो बड़े मजे से खाने लगी। उसे यूं मजे से कॉटन कैंडी खाते देख अरुण अपने ख्यालों में खो गया। मैं था एक बंजर जमीन सा जिसमें तेरी मुस्कान के फूल खिलने लगे हैं। मैं था एक बर्फ का चट्टान जो तेरे आंसुओं से पिघलने लगा है। सच बता तो इंसान ही है या कोई सपनों की परी जो मेरी जिंदगी में खुशियों के रंग बिखेरने लगी है। ठीक इसी वक्त लंदन में समीर अपने स्टडी टेबल पर बैठा कुछ डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर कर रहा था और तभी उसका फोन बजने लगा और स्क्रीन पर अपने असिस्टेंट रजत का नाम फ्लैश होता देख समीर ने झट से कॉल रिसीव कर लिया तो सामने से आवाज आई, सर धृति मैडम ने शादी कर ली। ये सुनकर समीर शॉक्ड था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि धृति ने शादी कर ली। तो उसने बेचैन होकर पूछा, धृति ने किसके साथ शादी की है? उसकी बात सुनकर रजत ने घबराते हुए कहा, वो सर धृति मैडम के पापा को हार्ट अटैक आया था और कारण वही इंसान है, तो शायद धृति मैडम ने उससे इसलिए शादी कर ली। उसकी बात सुनकर इस बार समीर को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में रजत से पूछा, शादी किसके साथ? उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर रजत डर गया था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, सर वो इंसान अरुण रॉय चौधरी है। अरुण का नाम सुनकर समीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने गुस्से में रजत से कहा, मैं कल ही इंडिया वापस आ रहा हूँ। ये कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अरुण की कार मॉल के सामने आकर रुकी। वो एक लग्जरी मॉल था। अरुण कार से उतरा और उसने फिर से धृति को अपनी गोद में उठा लिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि धृति के उस गंदे लहंगे की वजह से मॉल का फर्श गंदा हो। उसने धृति को अपनी गोद में उठाए ही उसे मॉल के अंदर ले गया। मॉल के अंदर आते ही मॉल के स्टाफ उन दोनों को अजीब नजरों से घूरने लगे, पर अरुण ने उन लोगों को इग्नोर कर दिया और धृति को लेकर मॉल के एक बड़े से वीआईपी रूम में चला गया। उस रूम में आते ही उसने धृति को उस रूम के वॉशरूम में ले जाकर खड़ा कर दिया और खुद आकर बाहर उसके पहनने के लिए कपड़े चूज करने लगा। पर उसे धृति के लिए कोई सही कपड़े नहीं मिले। पर तभी उसकी नजर एक पिंक गाउन पर गई जो धृति के लिए बिल्कुल फिट था। उसने उस गाउन को लेकर धृति को थमा दिया और बोला, जल्दी करो, खुद को साफ करो और ये ड्रेस पहनो, मैं बाहर हूँ। और हाँ, बेकार टाइम वेस्ट मत करना, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। धृति ने गाउन लिया और बिना कुछ कहे अंदर चली गई और खुद आकर बाहर उसका वेट करने लगा। थोड़ी देर में धृति बाहर आई पर अरुण ने उसे नहीं देखा। वो अपने फोन पर कुछ काम कर रहा था। धृति ने अपनी नजरें यहाँ वहाँ घुमाई और उसे रूम के एक साइड में एक बड़ा सा मिरर दिखा और वो जाकर उस मिरर में खुद को देखने लगी और खुद को देखते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो बिल्कुल किसी गुड़िया के जैसी लग रही थी। वो अपने आप से बोली, वाह धृति, तू तो बहुत खूबसूरत लग रही है। वो एक सिंपल सा सिल्क गाउन था जिसका शोल्डर थोड़ा ओपन था। अचानक अरुण की नजर उस पर पड़ी तो वो तो हैरान ही रह गया और उसका गला सूखने लगा। अरुण के होंठों से बस इतना निकला, तुम। वो अपनी जगह से उठा और धृति के पास जाकर उसे उस मिरर से सटा दिया और धीरे धीरे उसके चेहरे की ओर बढ़ने लगा। उसे अपने इतने करीब देख धृति का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ गए। अचानक अरुण को होश आया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने धृति के दोनों गालों पर हाथ रखते हुए कहा, जब तक तुम पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर धृति ने एक चैन की सांस ली तो अरुण ने फिर से कहा, और तुम मुझे एक चीज करने से नहीं रोकोगी। उसने कुछ शरारती लहजे में बोला पर धृति कंफ्यूज थी तो उसने धीरे से उसके होठों को चूमते हुए कहा, किस करने से कभी नहीं रोकोगी। उसकी बात सुनकर धृति ने अपनी नजरें नीचे कर ली और अरुण जोर जोर से हंसने लगा तो धृति ने उसे गुस्से में घूरा तो अरुण ने कहा, शॉपिंग नहीं करनी है तुम्हें? शॉपिंग का नाम सुनकर धृति का सारा गुस्सा गायब हो गया और वो उसका हाथ पकड़कर लगभग उसे खींचते हुए शॉपिंग करने ले गई। शाम के 5 बज चुके थे और धृति ने जम के शॉपिंग की थी और आज पहली बार मिस्टर अरुण रॉय चौधरी कूली बनकर उसके आगे पीछे घूम रहे थे। धृति ने बहुत ज्यादा शॉपिंग की थी। वहाँ मौजूद एक एक सामान की कीमत 10,000 से भी ऊपर थी और धृति ने तो इतनी सारी शॉपिंग की थी मानो वो पूरे 10 साल पहनने वाले कपड़े खरीद रही हो। फिलहाल जैसे तैसे उनकी शॉपिंग पूरी हुई। अब बारी आई बिल पे करने की तो अरुण ने बिल काउंटर में जाकर अपने सामान को चेक करवाया और अपना क्रेडिट कार्ड आगे बढ़ा दिया तो बिल काउंटर के उस स्टाफ ने बोला कि आपने पूरे 10 लाख की शॉपिंग की है तो आप हमारे लकी कस्टमर हैं। 10 लाख शब्द सुनकर अरुण हैरानी से धृति की ओर देखने लगा तो धृति उससे अपनी नजरें बचाकर इधर उधर देखने लगी तो अरुण ने अपने मन में ही सोचा, ये लड़की सच में बेवकूफ है या लालची भी है। तो उसने धृति से कहा, तुमने इतने सारे पैसों की शॉपिंग कर ली, कितने कपड़े लिए हैं तुमने? धृति धीरे से बोली, 100। 100 सुनकर
तो अरुण के होश ही उड़ गए। उसने उससे कहा, तुम इतने सारे कपड़ों का क्या करोगी? उसकी बात सुनकर धृति ने मासूम सा फेस बना लिया। हमें शॉपिंग करना बहुत पसंद है और आपने कहा था कि हमारे पति के पास बहुत सारे पैसे हैं और हम उन्हें खर्च कर सकते हैं, इसीलिए हमने खरीद लिया। पर अगर आपको ये सही नहीं लगता तो हम ये कपड़े वापस कर देंगे और बस 2-3 कपड़े ले लेंगे। ये कहकर वो बैग से कपड़े निकालने लगी तो अरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैं इसीलिए पैसे नहीं कमाता कि मेरी वाइफ को पैसे सोचकर खर्च करने पड़े। तुम्हें जो मर्जी तुम वही करो, तुम्हारा ये पति है हर काम को संभालने के लिए। उसकी बात सुनकर धृति ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर बस 5 साल के लिए ना, उसके बाद तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा। डिवोर्स की बात सुनकर अरुण थोड़ा मायूस हो गया तो धृति ने पूछा, क्या हुआ, परेशानी है? अरुण बोला, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जितनी मर्जी शॉपिंग करो। ये कहकर उसने बिल पे किया और धृति को लेकर वापस घर चला गया। घर आते ही अरुण ने सबसे पहले राजकुमार को नौकरी से निकाल दिया और तब तक बहुत सारी मेड भी आ चुकी थी, तो उसे धृति की देखभाल के लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वो दोनों पूरे दिन शॉपिंग कर कर बहुत थक चुके थे, जिसके कारण उन्होंने खाना खाया और 8 बजे ही सोने चले गए। ऊपर कमरे में जाकर अरुण ने धृति से कहा, देखो मैं बेड पर सोऊंगा और तुम वहाँ सोफे पर सो जाओ। उसकी बात पर धृति ने भी कहा, नहीं मैं बेड पर सोऊंगी, आप वहाँ सोफे पर सो जाइए। तो अरुण ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, मैं वहाँ सोफे पर फिट नहीं आऊंगा, पर तुम तो इतनी छोटी और चींटी टाइप की हो, इस सोफे पर भी तुम छोटी पड़ जाओगी। उसकी बात सुनकर धृति ने भी हल्के गुस्से में कहा, हमें कुछ नहीं पता, हमें बेड पर ही सोना है, बेड के बगैर हमें नींद नहीं आती, और वैसे भी जब से हम आए हैं तब से ये हमारा रूम है और आप जाकर दूसरे कमरे में सो जाइए। उसकी बात सुनकर अरुण ने भी कहा, हेलो मैडम, मैं अपनी किसी भी चीज में हिस्सेदारी नहीं चाहता, जो चीज मेरी थी वो मेरी है, तुम दूसरे रूम में चली जाओ, वैसे भी ये रूम मेरा ही है। बात सुनकर धृति ने ब्लैंकेट को खींचते हुए कहा, निकल जाओ, ये मेरा कमरा है। उसकी बात सुनकर अरुण ने भी कहा, चुपचाप दूसरे रूम में जाकर सो जाओ वरना मैं तुम्हें इस रूम से बाहर फेंक दूंगा, फिर रोना मत, वैसे भी जब से आई हो तब से रोती रहती हो। ये कहकर वो बेड पर पसर गया तो धृति पैर पटकती हुई वहां से चली गई। तो अरुण ने सोचा, इतनी आसानी से मान गई, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। धृति के वहां से चले जाने के बाद अरुण अपने फोन में कुछ काम करने लगा और तभी किसी ने एक बाल्टी पानी पूरे बेड पर उड़ेल दिया और समय रहते ही अरुण हड़बड़ा कर बेड से उठ गया और धृति पर चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, ये तुमने क्या कर दिया? पूरा बेड पानी से भिगा दिया, अब हम लोग कहाँ सोएंगे? उसकी बात का जवाब देते हुए धृति ने गुस्से में कहा, जहन्नुम में। धृति ने शरारत कर तो दी थी, लेकिन उसे नहीं पता था उसने शैतान को छेड़ दिया है और अब बदले में अरुण उसके साथ क्या करने वाला है। अरुण गुस्से में फोन छोड़कर धृति की तरफ बढ़ा। क्या कहा तुमने? मैं जहन्नुम में जाऊं? धृति पीछे हट गई, लेकिन अब भी उसके दिल में डर नाम की कोई चीज नहीं थी। धृति ने अपनी भौवें सिकोड़ते हुए और अरुण की ओर उंगली दिखाते हुए गुस्से में कहा, जाओ और जाकर जन्म में सो जाओ, आपके लिए वही जगह ठीक रहेगी। खड़ूस कहीं के, शक्ल देखी आपने, बिल्कुल राक्षस लगते हैं, और मैं ब्यूटी एंड द बीस्ट की असली ब्यूटी। अरुण ने भी उसी लहजे में और चिढ़ते हुए करारा जवाब दिया, इतना चपट चपट बोलती हो तुम, पागल लड़की। तुमने ये सोचा कि इस बेड पर जो तुमने पानी फेंका है उस पर ना मैं सो पाऊंगा और ना ही तुम। अरुण की बात सुनकर इस बार धृति को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अनजाने में ही एक नई मुसीबत अपने सिर पर ले ली है। ये घर तो अरुण का था और मैं तो बस इस घर में बस एक ही रूम जानती हूँ, उस रूम के बेड को तो पानी से भिगो दिया, अब मैं क्या करूँ? वो लाचार नजरों से अरुण की तरफ देखने लगी, जो उसे गुस्से में घूर रहा था। धृति ने डर के मारे अपनी नजरें यहाँ वहाँ घुमानी शुरू की। तभी उसे वहाँ मौजूद सोफे की याद आई और उसकी आंखें चमक उठी। ठीक उसी पल अरुण को भी सोफे का ख्याल आया। दोनों एक साथ सोफे की ओर भागे। सोफे का आधा हिस्सा अरुण ने लिया और आधे से ज्यादा धृति ने, क्योंकि वो ज्यादा जगह घेरने के लिए सोफे पर पूरी तरह पसर चुकी थी। उसने अपने हाथ पैर फैला दिए और सोफे पर कब्जा कर लिया। अरुण ने उसे कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर में दोनों सो गए। धृति जो नींद में बहुत हिलती डुलती थी, आधी रात को सोफे से नीचे गिर गई। अरुण की नींद खुली तो उसने उसे उठाया और उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसे सुलाने लगा। धृति भी किसी छोटे बच्चे की तरह जो अपनी माँ की गोद में सोता है वैसे ही चैन से सो गई। पर इस चक्कर में अरुण पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह समीर इंडिया वापस आ चुका था। वो एयरपोर्ट पर अपने असिस्टेंट रजत का इंतजार कर रहा था। रजत उसे लेने पहुंचा और समीर कार में बैठकर सीधे आरसी एंटरप्राइजेस के लिए निकल गया
ऑफिस पहुंचने पर उसे पता चला कि अरुण अभी तक ऑफिस नहीं आया है और वो अपने घर पर ही है। समीर की आंखें गुस्से से लाल थी और उसने अपनी मुट्ठियां कस रखी थी। वो तुरंत रॉयल मेंशन के लिए रवाना हो गया। मेंशन पहुंचते ही समीर गुस्से में कार से बाहर निकला और अंदर चला गया। सामने गार्डन में उसे अरुण और धृति दिख गए। उस समय धृति लगातार चपड़ चपड़ करके आरती के बारे में पूछ रही थी और अरुण का दिमाग खा रही थी। अरुण ने तंग आकर अपने हाथ से धृति का मुंह बंद कर दिया। धृति गुस्से में हाथ पैर मारने लगी, पर दूर से समीर को ऐसा लगा जैसे अरुण धृति के साथ मारपीट कर रहा है। समीर दौड़ता हुआ आया और उसने एक जोरदार घूंसा अरुण के चेहरे पर जड़ दिया। ये देखकर धृति बुरी तरह डर गई। उसे डर था कि कहीं अरुण गुस्से में समीर का बुरा हाल ना कर दे। वो तुरंत समीर के पास पहुंची और उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोली, समीर, ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरे पति हैं। पर समीर ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे साइड करके अरुण को पीटने लगा। अरुण भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने भी पलटकर 2-4 घूंसे समीर को लगा दिए। धृति की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने इस बार समीर पर चिल्लाते हुए उसे रोकने की कोशिश की। समीर, रुक जाओ, पति है वो मेरे। ये सुनकर समीर एक पल के लिए रुक गया और तभी अरुण ने मौका पाकर एक जोरदार मुक्का समीर को मारा, जिससे वो जमीन पर गिर गया। अपने दोस्त को जमीन पर गिरा देख धृति दौड़ती हुई उसके पास आई और फिक्र जताते हुए पूछा, समीर, तुम ठीक तो हो ना? धृति को समीर की फिक्र करते देख अरुण का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इससे पहले कि समीर जवाब देता, अरुण ने धृति का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बंगले के अंदर ले गया। उसने धृति को अंदर की तरफ धक्का दिया, जिससे वो फर्श पर गिर गई और उसके हाथ छील गए। पर गुस्से में पागल अरुण ने ये नहीं देखा। वो वापस मुड़ा और समीर के सामने तनकर खड़ा होते हुए नफरत से भरे लहजे में बोला, ओह, तो तुम हो मिस्टर समीर राजवंशी, अब एक लड़की के लिए मारपीट पर उतरा हो। समीर ने भी अपनी चोट संभालते हुए करारा जवाब दिया, हाँ मिस्टर रॉय चौधरी, काश अपने दोस्ती को समझा होता तो आज उसका मान भी रखते। अरुण ने भी उसी तल्ख लहजे में पलटवार किया, धोखेबाजों से दोस्ती नहीं की जाती मिस्टर राजवंशी। समीर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तो धोखे से किसी लड़की को अपने जाल में फंसाना भी तो गलती है मिस्टर रॉय चौधरी। समीर और अरुण कॉलेज के समय के जिगरी यार थे, पर अभी एक गलतफहमी की वजह से दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। अरुण ने ठंडे स्वर में चेतावनी देते हुए कहा, उससे शादी करना मेरी एक मजबूरी है और एक मजबूरी में तुम्हें भी शादी करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो, बच जाओगे। समीर कुछ कहता उससे पहले ही अरुण वहां से चला गया। समीर पीछे से चिल्लाता रह गया, पर अरुण नहीं रुका। समीर वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नंबर देखते ही उसे पसीना आने लगा और वो बुरी तरह घबरा गया। खुद को कंट्रोल करते हुए उसने कॉल रिसीव किया। सामने वाले ने कुछ कहा। समीर ने विरोध करना चाहा, पर सामने से कुछ ऐसी बात कही गई जिसे समीर टाल नहीं सकता था। समीर ने भारी मन से जवाब दिया, ठीक है। समीर अपनी कार में परेशान बैठा हुआ था। उसे परेशान देख रजत ने पूछा, सर, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? समीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। तुम्हें बताओ अब क्या करना चाहिए। रजत बोला, सर, आपको आरती मैम के पास जाना चाहिए। आरती ही वो इंसान है जिस पर आप या फिर धृति आंखें बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं। उसी समय उसके फोन पर एक और कॉल आया। उस कॉल को देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई जो तुरंत गायब भी हो गई। जब उसने कॉल उठाया तो उसके हाव भाव बिल्कुल बदल गए और वो और भी ज्यादा परेशान हो गया। और इधर रॉयल मेंशन में गिरने की वजह से धृति को दर्द तो बहुत हो रहा था, पर उसे अपने दर्द से ज्यादा बाहर होने वाली लड़ाई की चिंता थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अरुण समीर को कोई भी नुकसान पहुंचाए या फिर कोई और बखेड़ा खड़ा हो जाए। वो बस परेशान सी यहाँ से वहाँ चक्कर लगाए जा रही थी। तभी उसे अरुण के फोन के रिंगटोन की आवाज सुनाई दी। पहले तो धृति ने इग्नोर किया, लेकिन फोन बजे ही जा रहा था। परेशान होकर धृति ने फोन की तरफ देखा तो कॉलिंग में फ्लैश करता नाम देख वो चिढ़ गई और उसने फोन कट करना चाहा, लेकिन गलती से कॉल रिसीव हो गया। दूसरी तरफ से एक बड़ी ही एलिगेंट आवाज आई, अरुण डार्लिंग, हाउ आर यू? इतने दिनों से मुझसे दूर हो। I mean, तुम्हें अपनी शनाया की याद नहीं आ रही है? But don't you worry बाबू, आई एम कमिंग बैक टू इंडिया। फिर जल्द ही हम दोनों शादी कर लेंगे। ये सुनते ही ना जाने क्यों धृति का पारा चढ़ गया और उसने गुस्से में कहा, आपके डार्लिंग बाहर हमारे दोस्त के साथ लड़ाई कर रहे हैं और हम उनकी धर्मपत्नी धृति अरुण रॉय चौधरी बोल रहे हैं। धृति ने कुछ शरारत भरे लहजे में कहा तो उस तरफ से शनाया के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। तो धृति ने सोचा कि अरुण को खोने के गम में इसका दिमाग सटक गया है, पर अगले ही पल शनाया ने जो कहा उसे सुनकर धृति बिल्कुल दंग रह गई। शनाया ने घमंड भरे लहजे में कहा, ओह, तो वो तुम हो, 2 टके की बाजारू लड़की को जिसे अरुण ने अपने मनोरंजन के लिए 1.5 लाख में खरीदा है। ये सुनते ही धृति का खून खौल गया। ये बात शनाया को कैसे पता चली थी?
अपने लिए वो शब्द सुनकर धृति गुस्से से कांपने लगी। उसने फोन फेंक दिया और गुस्से में अपना पैर पटकते हुए रूम में चली गई। उसी टाइम अरुण भी रूम के अंदर आया और गुस्से भरी आवाज में बोला, क्यों आया था समीर यहाँ? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? धृति जो पहले से ही शनाया की बात सुनकर गुस्सा थी, उसने भी गुस्से में कहा, वो मेरा आशिक है, क्योंकि मैं एक बाजारू औरत हूँ ना, इसीलिए वो मेरे पास आया था। उसकी बात सुनकर अरुण को भी और गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में धृति से कहा, क्या तुम भूल गई हो कि तुमने मुझसे शादी की है? उसकी बात सुनकर धृति की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसकी आंखों में आज अरुण के लिए बस नफरत दिख रही थी। उसने गुस्से में अपने गले से दुपट्टा हटा दिया और चिल्लाते हुए बोली, हाँ मिस्टर बिजनेस टाइकून अरुण रॉय चौधरी, जिनके लिए 10 लाख मिट्टी के बराबर है। उन्होंने बस अपनी भूख मिटाने के लिए 10 लाख रुपए में एक मासूम को 5 साल के लिए खरीद लिया। धृति की बात सुनकर अरुण सन्नाटे में आ गया। धृति रोते हुए चिल्लाई, नफरत करते हैं हम आपसे। आई हेट यू अरुण रॉय चौधरी, आई हेट यू। तुमने मुझे सिर्फ आंसू दिए हैं, सिर्फ तकलीफ। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके वो आंसू अरुण को बेचैन कर रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर धृति के साथ ऐसा क्या हो गया कि वो अचानक उससे इतनी नफरत करने लगी। वो गया और धृति के सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसे अपनी आंखों में देखने को कहा। धृति ने अपना सिर नीचे ही झुकाए रखा, क्योंकि रोने के कारण उसकी वो मासूम और प्यारी आंखें लाल हो गई थी। अरुण ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और धीरे धीरे उसके चेहरे की ओर अपना चेहरा ले जाने लगा और वो उसे किस करने ही वाला था, पर तभी धृति को शनाया की बातें याद आ गई और उसने गुस्से में अरुण को खुद से दूर किया और पास ही में रखा कांच का फ्लावर वाज उठाया और उसे पास रखे टेबल में पटक कर उसे गुस्से में अरुण के सामने दिखाते हुए बोली, अगर आप हमारे करीब भी आए ना तो हम आपकी जान ले लेंगे। उसकी बातें मानो अरुण के कानों में जा ही नहीं रही थी। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा, पर तभी धृति ने उस कांच के टुकड़े को अपनी तरफ दिखाते हुए बोली, अगर आप मेरे पास आए तो हम खुद को मार देंगे। धृति की बात सुनकर अरुण को इतना तेज गुस्सा आया कि उसने गुस्से में सामने रखे हुए टी टेबल से फ्लावर वास उठाया और उसे रूम में मौजूद ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर दे मारा, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और ये देखकर धृति अंदर तक कांप गई तो अरुण ने उसे अपने गले लगा लिया, पर धृति ने उसे खुद से दूर धक्का दे दिया और चिल्लाते हुए बोली, नफरत करते हैं हम आपसे, बेपनाह नफरत। आई हेट यू। उसकी इस बात को सुनकर अरुण के कदम वहीं जम गए और वो गुस्से में रूम से बाहर निकल गया और दरवाजा बाहर से बंद करते हुए बंगले की एक फीमेल सर्वेंट से कहा, जो कि वहीं खड़ी ये सब देख रही थी, जब तक मैं ना कहूँ तब तक कोई इस दरवाजे को नहीं खोलेगा और मैडम को आज खाना नहीं मिलेगा। जब भूखी रहेगी तब अकल ठिकाने आएगी। ये कहकर वो वहाँ से सीधे बंगले के बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ आरती अपनी अलमारी की साफ सफाई कर रही थी। तभी उसके अलमारी से एक बॉक्स नीचे जमीन पर गिरा तो आरती ने उसे अपने हाथ में लिया और खोल कर देखा कि उसमें उसकी और धृति की बचपन की फोटोज हैं। ये देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो एक एक करके फोटोज देखने लगी और ठीक तभी उसे सबसे नीचे समीर और उसकी एक फोटो दिखी, जिसे देखकर हमारी लड़की शर्मा गई। वो फोटो तब की थी जब आरती बस 16 साल की थी और उन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई थी। आज आरती जवान होकर थोड़ी शांत हो गई है, पर वो भी धृति से एक कदम भी कम नहीं थी। उसकी और समीर की पहली मुलाकात। आरती साइकिल चलाकर जल्दबाजी में अपने घर को रवाना हो रही थी और तभी उस रोड से समीर भी बेफिक्री से अपनी स्पोर्ट्स कार में टहलता आया था और आरती ने जल्दबाजी में उसकी कार की हेडलाइट तोड़ दी, जिससे समीर गुस्सा हो गया और उस पर चिल्लाने लगा। पर आरती भी चुप रहने वालों में से थोड़ी थी। उसने भी गुस्से में उसकी कार की दूसरी हेडलाइट भी तोड़ दी और विंडो भी तोड़ दी, जिसके कारण उन दोनों में 36 का आंकड़ा शुरू हो गया। आरती ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ समीर आ गया। इसी बीच समीर आरती से मिलने उसके घर पहुँच गया था। अपने घर पर समीर को देखकर आरती हैरान थी। उसने समीर से पूछा, समीर आप यहाँ? और इतने दिनों से आप कहाँ थे? आप मेरा कॉल भी नहीं उठा रहे थे और इतने दिनों से गायब भी थे। उसकी बात सुनकर समीर ने गंभीर होकर उससे कहा, आरती मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? उसकी बात सुनकर आरती ने कहा, हाँ जरूर, आपको हमसे क्या बात करनी है? उसकी बात सुनकर समीर ने कहना शुरू किया, आरती हमारे पापा ने हमारी शादी तय कर दी है, पर हम ये शादी करना नहीं चाहते। उसकी इस बात को सुनकर आरती थोड़ा परेशान हो गई और दूसरी बात को सुनकर उसे थोड़ा सुकून मिला। तो समीर ने उसे दोबारा कहा, आरती क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी ये बात सुनकर तो आरती फूले नहीं समा रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि समीर ने उसके प्यार ने उसे प्रपोज किया है शादी के लिए। वो समीर को इतना प्यार करती थी कि वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती और आज उसे इतनी खुशी हो रही थी कि खुशी के मारे नाचना चाहती थी। पर अगले पल ही जो समीर ने कहा उसे सुनकर आरती की सारी खुशी कहीं गायब हो गई। समीर ने आरती से कहा, आरती
तुम मुझसे शादी तो करोगी और हम शादी के बाद भी दोस्त बने ही रहेंगे, पर मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे पति होने की हर जिम्मेदारी निभाऊंगा, पर तुम्हें कभी भी मेरी पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा। तुम मेरे साथ मिसेस आरती समीर राजवंशी बनकर पूरी दुनिया के सामने रहोगी, पर तुम मेरे रूम में हमेशा मेरी दोस्त बनकर ही रहोगी। आरती ने एक गहरी सांस ली और सख्त लहजे में बोली, समीर हम आपके दोस्त हैं, कोई बिकाऊ चीज नहीं। अगर आपको इस शर्त में शादी करनी है तो किसी और को ढूंढ लीजिए, और भविष्य में ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा जिससे हमें हमारी दोस्ती से नफरत होने लगे, क्योंकि आपने हमसे ये झूठ कहा था कि आप एक साधारण इंसान हैं, पर आप तो शहर के बिजनेस टाइकून रह चुके सुजीत राजवंशी के बेटे समीर राजवंशी हैं। ये कहते वक्त आरती को कितना दर्द हो रहा था वो वही जानती थी। उसने कभी सोचा ना था कि जिससे वो प्यार करेगी वो इंसान ही आज उसके दिल को इतना दर्द देगा। आरती ने जो कहा उसे सुनकर समीर हैरान था, क्योंकि 3 साल की दोस्ती में आज तक कभी भी आरती ने उससे नफरत की बात नहीं की थी। क्या उसने इतनी बड़ी गलती कर दी? वो वही सोच रहा था। उसे अब तक वहां खड़ा देख आरती से सहा नहीं जा रहा था। वो फूट फूट कर रोना चाहती थी। उसे सब धोखा लग रहा था, सब धोखेबाज लग रहे थे। पहले तो धृति और फिर उसका प्यार। वो वहां पर खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। उसे लग रहा था कहीं उसके आंसुओं का वो बांध टूट ना जाए। ये सोचकर वो वहां से जाने लगी, तभी एक सर्द हवा खिड़की से आते हुए उस पर पड़ी, जिससे उसके बाल हवा में लहराते हुए समीर के चेहरे पर आ पड़े और उसके कुछ हिस्से समीर की शर्ट के बटन में फंस गए। ये देख आरती और भी ज्यादा घबरा गई और जल्दबाजी में वो अपने बाल उसके शर्ट के बटन से छुड़वाने लगी। अचानक समीर ने अपना एक हाथ बढ़ाकर आरती की कमर को पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने नजदीक ले आया। जैसे ही समीर ने आरती को अपनी बाहों में भरा, आरती तड़प उठी, लेकिन वो छूटकर जा भी नहीं सकती थी। उसके बालों की वो जिद्दी लट समीर के बटन में उलझ गई थी। समीर ने प्यार से उसका सर घुमाया और धीरे से उसके बालों को सुलझाने लगा, पर यहाँ आरती का दिल तो ट्रेन की तरह धक 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 कर रहा था। घबराहट में उसने अपना सिर नीचे ही झुकाए रखा और उसे सिर नीचे झुकाए रखा देख समीर ने उससे पूछा, क्या हुआ, गुस्सा हो? उसकी ये बात सुनकर आरती ने अपना सिर ऊपर उठाया और तभी समीर की और उसकी आंखें एक दूसरे से मिल गईं और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। समीर की आंखें गहरी नीली थीं और वहीं आरती की आंखें भी हल्की नीली थीं। एक सागर तो दूजा समुंदर। तभी बाहर बिजली चमकने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर आरती डर गई और समीर के सीने से लग गई। उसके सीने से लगते ही समीर ने भी उसे कस के अपनी बाहों में संभाल लिया। वो उसे अपनी बाहों में धरे शांत करवाने लगा, पर जब आरती को होश आया तो वो एक झटके में उससे दूर हटकर बोली, दूर रहो हमसे और आप चले जाओ यहाँ से। ये कहकर वो वहीं फूट फूट कर रोने लगी। समीर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने उससे कहा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर आरती ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, चले जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर वो वहां से चला गया और आरती वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। समीर भी कार ड्राइव करके तेजी से सड़कों में भागने लगा। उधर अरुण ने भी एक बिजनेस मीटिंग के कारण यूरोप की फ्लाइट पकड़ी और धृति से दूर चला गया। और यहाँ हमारी धृति बेड पर अपने पेट के बल लेटकर तकिए में अपना मुंह छुपाकर जोर जोर से रो रही थी। उसके सामने वही सब चल रहा था जो थोड़ी देर पहले हुआ। आज उनका वो बिहेवियर और शनाया की वो बातें, ये सोच सोच कर वो ऐसे ही बहुत देर तक रोती रही और उसके आंसू सूख जाने के बाद उसने खुद से कहा, तुझे क्या फर्क पड़ता है कि उस चुड़ैल ने क्या कहा? इतना तो चपड़ चपड़ बोलती है, उसके सामने बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? अब आने दे उसका कॉल, देसी गालियां दूंगी उसे। और उस अरुण रॉय चौधरी की तो ऐसी की तैसी। पर धृति, तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अरे हाँ, तूने तो कुछ खाया नहीं। कोई बात नहीं, क्या हम कुछ खाकर आते हैं, उसके बाद दोनों को सबक सिखाने का तरीका सोचते हैं। ये कहते हुए वो बेड से उठी और कूदकर नीचे उतरने लगी, पर तभी उसका पैर चादर में उलझ गया और वो मुंह के बल नीचे गिरने लगी। पर उसने खुद को गिरने से बचाने की कोशिश की और गलती से साइड टेबल से टकरा गई, जिसके कारण उसके ऊपर रखा हुआ वो कांच का टूटा हुआ हिस्सा जिससे धृति ने अरुण को डराया था, वो धृति के सिर में घुस गया, जिससे उसे बहुत चोट लगी थी और खून भी निकल रहा था। ये होते ही धृति दर्द के मारे थोड़ा लड़खड़ा गई और नीचे गिरे हुए कांच के टुकड़े उसके मुलायम पैरों में चुभ गए, जिसके कारण उसे बहुत दर्द हुआ और वो दर्द से तड़प उठी और जैसे ही गिरी उसका सिर बेड के बगल में रखी साइड टेबल से टकराया और वो बेहोश होकर वहीं गिर गई। यहाँ अरुण फ्लाइट में बैठ गया था, पर उसका मन कुछ बेचैन सा हो रहा था। मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? धृति वो ठीक ही होगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है ना। अब अपना ख्याल खुद ही रखे,
ये सोचकर उसने अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया। यहाँ समीर भी बहुत तेज कार ड्राइव कर रहा था। उसके दिमाग में बस आरती की ही बातें गूंज रही थी और अचानक तभी बारिश भी शुरू हो गई, जिसके कारण रोड पर पानी और मिट्टी मिलकर कीचड़ बन गया और समीर के कार के टायर उसी में फिसल गए और उसकी कार एक जोर के धड़ाम के साथ पेड़ से टकरा गई, जिसके कारण दरवाजा खुला और वो नीचे गिर गया। और इधर आरती भी खुद को एक कमरे में बंद करके फूट फूट कर रो रही थी। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। समीर मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं भी अब कभी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखूंगी। 4 घंटे हो गए थे, लेकिन धृति अभी भी उसी हालत में बेहोश पड़ी थी। उसके सिर से बहुत खून बाहर निकल गया था और अभी वो किसी बेजान सी गुड़िया के जैसी लग रही थी। और इधर समीर की कार एक पेड़ से टकराई और कार का दरवाजा खुला और वो नीचे गिर गया और कार सीधे खाई में। दरअसल समीर जिस रोड में कार ड्राइव कर रहा था वहाँ एक छोटा सा ब्रिज पड़ता है और उसके नीचे खाई थी और उस ब्रिज के साइड रेलिंग टूटे हुए थे, जिसके कारण अगर समीर ठीक समय पर कार से नहीं कूदता तो वो कार समेत खाई में गिर जाता। पर भगवान की कृपा से वो बच गया और उसे ज्यादा चोटें भी नहीं लगी थी। वो उठा और अपने हाथों और पैरों को झाड़ना शुरू कर दिया और तभी उसके फोन पर उसके पापा का कॉल आया। उसने झट से कॉल रिसीव कर लिया। समीर ने हांफते हुए कहा, हेलो पापा। पापा ने सीरियस टोन में पूछा, हाँ तो तुमने शादी के बारे में क्या सोचा? समीर थोड़ा सा मायूस होकर कहता है, हाँ पापा, अब सोचना क्या है, बड़ों ने जो फैसला लिया है वही होगा। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। पापा ने खुश होकर कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तो मैं शादी की डेट फिक्स करके तुम्हें बताता हूँ। ये कहकर उन्होंने कॉल कट कर दिया और समीर उदास होकर खाली सड़कों में चलने लगा। और इधर आधी रात हो गई थी पर धृति को अभी तक होश नहीं आया था और वैसे ही रात से सुबह हो गई पर अभी भी धृति उसी हालत में पड़ी थी। बंगले के हर सर्वेंट की नजर बार बार उस दरवाजे पर ही पड़ रही थी, क्योंकि बस एक ही दिन में धृति उन सबकी आंखों का तारा बन गई थी। उसकी प्यारी प्यारी बातें उन सबको बहुत अच्छी लगती थी, पर कल पूरे दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया। ये सोचकर उन लोगों को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो लोग अरुण के खिलाफ भी नहीं जा सकते थे, इसीलिए उन लोगों ने दरवाजा खोलने की हिम्मत भी नहीं की। पर तभी वहाँ राजकुमार आ जाता है। उसे देख सब उसका यहाँ आने का कारण पूछते हैं, पर वो कहता है कि उसे साहब से मिलना है। पर बंगले की एक जूनियर मेड ने उससे कहा, अरुण सर अभी घर पर नहीं है और मैडम रूम में बंद है। उसके मुंह से निकली इस बात को सुनकर कि धृति अकेले रूम में है और अरुण भी घर पर नहीं है, ये सुनते ही उसने सोचा कि धृति को सबक सिखाने का ये अच्छा मौका है। ये ख्याल आते ही वो तेजी से अरुण के रूम की ओर बढ़ गया। सारे सर्वेंट्स ने उसे बहुत रोका, पर उसने किसी की भी बात नहीं सुनी और एक झटके में दरवाजा खोल दिया और धृति को जोर जोर से चिल्लाकर पुकारने लगा, मालकिन, ओ मालकिन, बाहर आइए, आपसे बात करनी है। पर धृति का कोई जवाब नहीं मिलता भी कैसे, वो बेहोश थी। धृति का कोई भी जवाब ना पाकर वो सीधे रूम के अंदर चला गया और अपनी नजरें यहाँ वहाँ घुमाकर उसे ढूंढने लगा। और जब उसकी नजर जमीन पर बेहोश पड़ी धृति पर पड़ी तो वो भागते हुए उसके पास आया और चिल्लाकर सर्वेंट्स को बुलाने लगा। सब धृति की ये हालत देख घबराए हुए थे। उन्होंने धृति को होश में लाने की कोशिश की, पर धृति होश में नहीं आई। तो वो लोग उसे हॉस्पिटल ले गए और घर की एक मेड ने अरुण को भी कॉल कर दिया। मीटिंग हॉल में बैठा गुस्से से सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। वहां मौजूद लोग, जिसमें कुछ बिजनेस पार्टनर्स थे, कुछ बिजनेस सर्कल के कुछ जाने माने लोग थे, पर अभी उनके लिए बिजनेस टाइकून अरुण रॉय चौधरी ही जरूरी था। पर अचानक पूरे मीटिंग हॉल में फोन रिंग होने की आवाज गूंज उठी। तो अरुण ने कॉल रिसीव किया और सामने से घबराई हुई आवाज आई, सर, मैडम का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, मैडम के सिर पर बहुत चोट आई है। उसकी बात सुनकर अरुण हैरान था। वो झट से अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और हवा के झोंके की तरह हॉल से निकल गया। उसे इस तरह हड़बड़ी में देख सब सोच में पड़ गए। आखिर ऐसी क्या बात है जिसके कारण अरुण चलती हुई इंपॉर्टेंट मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चला गया।